जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 खत्म कर चुके थे। प्रश्नावली 4.3 के साथ अब अध्याय 4 भी खत्म हो चुका था। तो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का सवाल। इसमें बेसिक कुछ ज़्यादा है नहीं, समझाने लायक नहीं है, जिसे आप पढ़ लेंगे तो समझ आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे पढ़ लेंगे। तो चलिए इसमें सवाल हल करते हैं। पहला सवाल दिया है, रेखाखंड की तुलना देकर करने से क्या हानि होगी। तो इसका आंसर हम पहले ही लिख दिए हैं। अब दो रेखाखंड समझो इसे है दिया है, इस तरह से दिया है। तो यहाँ जब सामने से तो देखेंगे तो पता चल जाएगी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा इधर से होके देखेंगे तो उतना क्लियर हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। या इस तरह से दिया हो कोई कोई फिगर, इस तरह से दिया हो, ये दोनों बराबर हैं, लगभग लगभग नहीं, ये बराबर हैं। अब सामने से जब हम यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये बराबर है, बराबर थोड़ा लग रहा है। लेकिन जब इधर से देखेंगे या थोड़ा दूसरे दिशा चेंज कर लेंगे, सामने से ना होके अगल बगल से देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखने लगेगा। इसलिए इसका आंसर रहेगा अलग अलग दिशा से देखने पर सही माप ज्ञात नहीं, सही माप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर रहेगा बेसिक। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जो समझाने के लायक नहीं है। उसे आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे खुद ही। इसलिए हम सीधे सवाल पे आ गए हैं। दूसरा सवाल दिया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। अब रूलर रूलर जो प्रकार बॉक्स में जो पटरी होता है उसी को रूलर बोलते हैं, और जो डिवाइडर होता है तो इस तरह से जो बना होता है। इस तरह से होता है, ये डिवाइडर होता है। तो जब हम डिवाइडर से मापते हैं तो माप अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम माप अच्छा प्राप्त होता है। सॉरी, अब जैसे समझो दिया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, समझो दिया है। अब ये जब डिवाइडर रहेगा तो एक यहाँ पे ऐसे रख देंगे, इसका जो काटा होगा इस तरह से, समझो 5 नापना है तो इस तरह से रख देंगे तो नुकीला टाइप का होता है। तो जहाँ पे रखेंगे वहीं पे वो रहेगा, उस थोड़ा सा इधर उधर नहीं होएगा, तो उससे माप एकदम परफेक्ट रहता है। इसलिए यहाँ पे इसका रहेगा माप अच्छा प्राप्त होता है। डिवाइडर से मापने पे माप अच्छा प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे दिया है तीसरा, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। चलिए एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ये भी कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ए बी खींच लिए हम। ये और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। चलो कोई बिंदु सी ले लिए। ये भी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। अब ये यहाँ पे ना लेके कहीं पर भी ले सकते हैं, तो एकदम सेंटर में हम कर दिए। सेंटर में ना करके यहाँ पे हम कर ले रहे हैं। सी दिया है, ए बी बी सी सी ए की लंबाई मापिए। क्या ये भी बराबर ए सी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए सी नहीं होगा, ए सी प्लस यहाँ पे सी भी होगा।
यहाँ पे सी बी है। ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। अब देखिए ये भी समझो पूरा जो माप है, ये पूरा माप 7 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। टोटल ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछा है, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी होगा। तो देखिए इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर माने, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ए सी बराबर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर माने हैं, 2 सेंटीमीटर। सी बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगा, 7 सेंटीमीटर इधर भी आएगा, 5 2 7 सेंटीमीटर इधर भी आएगा, यानी ये रहेगा, इसका जवाब रहेगा हाँ। यहाँ पे केवल लिख लीजिए हाँ। हाँ, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी होगा। फिर देखिए चौथा दिया है, एक रेखाखंड एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। क्या दिया यहाँ पे, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है। ये बी और सी इस प्रकार स्थित है कि, यहाँ पे देखिए ये बी 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 3 सेंटीमीटर दिया है, और ये सी 8 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, यानी सबसे बड़ा यही है। तो सबसे बड़ा जो रेखा खींचेंगे यही खींचेंगे। तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। चलो समझो हो गया। ये रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। ये सी, अब इसकी लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। फिर दिया है, अब ये सी तो खींच लें, एसी इसलिए खींचे हैं क्योंकि यहाँ पे एसी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा खींच लिए, 8 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर दिया है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये बी सी हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 3 8 यानी इसके बराबर रहेगा। तो सही है। अब इसमें पूछा है इसमें कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो ये और सी ये अन्य दो बिंदु हो गया, डी जो है इसमें बीच में स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है।
यहाँ पे देखिए बिंदु बी जो है बिंदु ए और सी के बीच। चलिए पांचवा देखिए, तो पांचवा दिया है जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी, अब ये ऊपर ये वाला निशान दिया इसका मतलब रेखाखंड, डी रेखाखंड एजी का मध्यबिंदु है। ज्ञात करना है, ये आकृति दिया है इसमें ज्ञात करना है कि डी एजी का मध्यबिंदु है। तो डी यही है, तो पहले देख लेते हैं ए डी बराबर कितना दिया है। यहाँ पे लिख लीजिए हल, ए डी बराबर, अगर जो इसे हम इकाई मानते हैं तो एक इकाई यहाँ से यहाँ तक एक इकाई हो जाएगा, एक इकाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक इकाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक इकाई ये से बी तक, एक बी से सी तक, एक सी से डी तक, यानी ए डी बराबर 3 इकाई। और फिर क्या दिया है यहाँ पे डी, इसमें क्या करना है, ए जी का मध्य बिंदु, तो डी से जी तक देखते हैं, तो डी से ई 1, फिर ई से एफ 1 और एफ से जी 1, तो डी से जी तक कितना दिया है 3 इकाई। ये से डी तक भी 3 इकाई है, फिर डी से जी तक 3 इकाई है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी जी बराबर 3 इकाई। तो जब ए डी और डी जी दोनों बराबर हैं तो ए डी ए जी का मध्यबिंदु होगा। जैसे देख लो इधर, समझो एक रेखाखंड ये दिया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये, यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे मान लेते हैं बी, ये टोटल है 8 सेंटीमीटर, समझो टोटल दिया है, और यहाँ से ये से लेके बी तक ये 4 सेंटीमीटर है और बी से सी तक ये 4 सेंटीमीटर है, यानी ये से बी तक ये भी बराबर है और बी से सी तक ये भी बराबर है, दोनों को मिलाएंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो बिंदु है बी, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा, क्योंकि इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक वैसे ही यहाँ पे दिया है ए डी बराबर और डी जी बराबर 3 इकाई है, तो इसलिए डी इसका मध्य बिंदु है। चलिए इसे मिटा रहे हैं, देखिए। अब छठवां देखिए, तो छठवां दिया है बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, फिर दिया है और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे दिया है बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी है, क्यों है। तो पहले देखते हैं हम बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, तो एक रेखाखंड हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक रेखाखंड ये बना लिए, देखो यहाँ पे एरो इसलिए लगा रहा हूँ, हमें रेखाखंड ये जो बिंदु रखा हूँ केवल इस बिंदु को ध्यान में देना है, इस वाले एरो को ध्यान में नहीं देना है। तो हमारा रेखाखंड यहीं से शुरुआत होगा, बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, इसे ए ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु बना लेते हैं, तो मध्य बिंदु बी है, फिर ये सी, बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, तो बी जो है रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु हो गया। फिर देखिए दिया है यहाँ पे और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे सी दिया है, सी बी डी का मध्य बिंदु, यानी यहाँ पे हमें एक बिंदु लेना होगा डी, जिसकी दूरी इतना रहेगा। तो ये हो गया हमारा डी, इसे थोड़ा सा बढ़ा के एरो लगा देते हैं, तो ए डी एक रेखाखंड ये बन गया। अब देखिए इसमें दिया है बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, तो एक
ये रेखाखंड ए और सी है, यहाँ से यहाँ तक AC है, बी इसका मध्यबिंदु हो गया। फिर दिया है सी रेखाखंड BD का मध्यबिंदु है, तो सी जो है रेखाखंड B और D, यहाँ से आता है BD है, तो सी BD का मध्यबिंदु है। फिर दिया है जहाँ ये BC और D एक ही रेखा पर स्थित है, ये BC और D एक ही रेखा पर स्थित है, यानी हमारा फिगर बन गया है। अब हमें सवाल देखना है क्या दिया है। दिया है इसमें बताइए कि AB बराबर CD क्यों है, यानी AB CD के बराबर क्यों है। AB CD के बराबर क्यों है, तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर जो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल में, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि B रेखाखंड AC का मध्यबिंदु है, इसलिए AB बराबर BC। फिर देखिए यहाँ पे फिर लिख लेंगे चूंकि C जो है BD का मध्यबिंदु है, C रेखाखंड BD का मध्यबिंदु है, इसलिए BC बराबर CD। B रेखाखंड AC का मध्यबिंदु, इसलिए AB बराबर BC। फिर दिया है C रेखाखंड BD का मध्यबिंदु, इसलिए BC, यानी ये बराबर ये होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB बराबर BC दिया है और यहाँ पे BC बराबर CD दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः देखो AB बराबर BC दिया है, BC बराबर CD दिया है, तो हम इसे AB बराबर CD लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए AB बराबर CD। AB बराबर BC दिया है, फिर यहाँ पे BC बराबर CD दिया है, तो हम AB बराबर CD लिख सकते हैं। ये वाला भी हो गया। अब सतवां देखिए, सतवां दिया है 5 त्रिभुज खींचिए और उसकी भुजाओं को मापिए, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी 5 त्रिभुज बना लेंगे, तो वैसे त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे हल लिखिए। यहाँ पे लिख लीजिए किसी भी त्रिभुज है तो ऐसे बना दीजिए, तब भी माना जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। अब एग्जाम्पल अगर जो देखना हो तो यहाँ पे देख लीजिए। समझो एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये यहाँ पे हम ले रहे हैं 5, ये समझो
ये 4 है, ये 3 है। अब देखिए अगर जो ये दोनों भुजा लेंगे तो 4 और 3 7, तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। ये दोनों भुजा लेंगे तो 5 4 9, तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। ये दोनों लेंगे तो 5 3 8, तीसरी भुजा 4 है, यानी तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। कोई भी त्रिभुज आप लेंगे, अगर जो यहाँ पे समझो मुझे फिगर नहीं बदल रहे हैं, क्यों ऐसा कर दे रहे हैं, समझो ये इस तरह से, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, इस तरह से समझो कर दे रहे हैं। ये वाला फिगर बना रहे हैं, 4 और 1 5 यहाँ पे बराबर हो जाएगा। 5 और 1 6, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। और 5 और 4 9, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा रहेगा। 5 4 9, तीसरी भुजा 1 रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। यानी कोई भी त्रिभुज आप लेंगे तो जब दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा की वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 लिख लेते हैं। प्रश्नावली 5.2 पहला खत्म हो गया है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक है जो समझ लेते हैं। ये कोडों के यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकार, कोडों के यहाँ से लिखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोडों के प्रकार। तो ये टोटल 6 प्रकार के कोड होते हैं, जिसमें पहला दिया है समकोण, इसे इंग्लिश में राइट एंगल्स बोलते हैं। वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है समकोण कहलाता है। अब समकोण देखिए इस तरह से रहेगा, यहाँ एकदम सीधा, एकदम से सीधा, और ये वाला भी एकदम से सीधा ही रहेगा। ये कोण, ये वाला भी सीधा रहेगा, ये वाला भी सीधा रहेगा। ये वाला कोण 90 अंश का कोण है, इसे समकोण बोलते हैं। फिर दिया है रिजु कोण, इंग्लिश में से स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, रिजु कोण कहलाता है। तो ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पे समझो कोई कोण है, ये कोण यहाँ पे ले रहे हैं 90 अंश, यहाँ पे 180 अंश। ये जो पॉइंट लगा है ये अंश दर्शाता है, इसे अंश पढ़ते हैं। तो ये 90 अंश का हो गया, इसे समकोण बोलते हैं। ये 180 अंश का हो गया, इसे रिजु कोण बोलते हैं। फिर दिया है संपूर्ण कोण, इंग्लिश में से कंप्लीट एंगल बोलते हैं। वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है संपूर्ण कोण कहलाता है। इसे देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे तो खींच लीजिए। अब ये पूरा कोण जो है 360 अंश का है, ये कहलाता है अपना संपूर्ण कोण। फिर देखिए दिया है न्यून कोण, इंग्लिश में से एक्यूट एंगल बोलते हैं। वह सभी कोण जिनका मान 90 अंश है, वह सभी कोण जिनका मान 90 अंश यानी समकोण। वह सभी कोण जिनका मान समकोण से कम होता है न्यून कोण कहलाते हैं, यानी जिनका मान 90 अंश से कम होता है वे न्यून कोण कहलाते हैं। इसका फिगर इस तरह से रहेगा। अब एकदम सीधा ये है, तो ये 90 अंश बन गया है। अब हमें 90 अंश से कम रखना है, यानी कोई भी कोण रहेगा जो 90 अंश से कम रहेगा वही न्यून कोण होगा। तो 90 अंश है तो इसे थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब ये जो कोण बनेगा ये न्यून कोण कहलाएगा। ये लगभग हमारा 70 डिग्री का होगा, लगभग 90 से कम है। फिर दिया है अधिक कोण, इसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस
एंगल बोलते हैं। वह सभी कोण जिनका मान 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होता है अधिक कोण कहलाते हैं। यानी समकोण से ज़्यादा होता है और ऋजु कोण से कम होता है वह अधिक कोण कहलाते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम से अगर जो सीधा रखेंगे इसे, अब ये 90 अंश का बन रहा है। हमें क्या इसमें देखना है, वो सभी को जिनका मान 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होता है। तो यहाँ पे 90 अंश से हमें ज़्यादा करना है, तो ये थोड़ा सा इधर झुका देंगे, थोड़ा सा झुका देंगे। अब ये जो कोण प्राप्त होगा ये लगभग 120 अंश का होगा। तो ये 90 से ज़्यादा 180 से कम है, इसलिए इसे अधिक कोण बोलेंगे। फिर यहाँ पे दिया है प्रत्यावर्ती कोण, इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो वह सभी कोण जिनका मान 180 अंश यानी ऋज कोण से ज़्यादा और 360 यानी संपूर्ण कोण से कम होता है प्रत्यावर्ती कोण कहलाते हैं। अब इसे देख लीजिए, ये सीधा अगर जो खींचे, इस तरह से अगर जो खींचे यहाँ पे, तो टोटल बन गया 180 अंश का कोण। अगर जो हम थोड़ा सा इधर डाउन कर दें, ये वाला मिटा दें, ये वाला मिटा दें, अब ये 180 था, 180 से ज़्यादा हो गया, ये हमारा लगभग बनेगा 210 अंश का कोण। यह है हमारा प्रतिवर्ती कोण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे 360 लिखा है, थोड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ये पूरा चारों मतलब पूरा जो गोला बना हुआ है पूरा मिला के 360 अंश बना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए अब इसमें हमें दिशा देखना है। ये जो ऊपर वाला है ये कहलाएगा उत्तर, उत्तर के जो सीधे सामने होता है वो दक्षिण होता है, तो इसके सीधे सामने ये वाला है, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। फिर ये जो दाहिने तरफ पे पड़ेगा ये वाला हो जाएगा अपना पूरब। पूरब के अपोजिट में पश्चिम। अब देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला भी 90 अंश का बन रहा है, ये वाला भी 90 का बन रहा है और ये वाला भी 90 का बन रहा है। अगर जो हम पूछें कि कोई व्यक्ति
उत्तर साइड में मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह से उत्तर है, इस तरह से ऐसे खड़ा हुआ है, इस तरह से ऐसे खड़ा है। समझो व्यक्ति है, इसका सिर है, उत्तर साइड में इस तरह से ऐसे खड़ा है। अब वो सीधे पूरब साइड में घूम जाता है, तो ये सीधे से पूरब जब घूमेगा तो ये कितना घूमा 90 अंश घूमा है, या तो फिर बोलेंगे 90 अंश घूमा है, या तो बोलेंगे एक समकोण घूमा है। कोई व्यक्ति सीधे उत्तर में खड़ा है, फिर वो सीधे घूम के पूरब में, एकदम सीधे पूरब में मुंह कर लेता है, तो उसे बोलेंगे वो एक समकोण घुमा है या 90 अंश घुमा है। अब अगर जो यही व्यक्ति उत्तर में मुंह करके खड़ा है, सीधे फिर दक्षिण में घूम जाए, सीधे जो दक्षिण में घूम जाएगा, उत्तर से सीधे दक्षिण में, तो एक समकोण ये घूमेगा, फिर एक समकोण ये घूमेगा, यानी तब उसे बोलेंगे कि वो 2 समकोण घुमा है या 180 अंश घुमा है। वही व्यक्ति उत्तर में मुंह करके खड़ा है, फिर डायरेक्ट सीधे, अब यहाँ पे सीधे जब कहेंगे तो इधर पश्चिम तरफ घूमेगा। तो अगर जो यहाँ पे कहेंगे कि कोई व्यक्ति उत्तर तरफ मुंह करके खड़ा है और घूम के पश्चिम तरफ मुंह कर लिया, तो इधर से भी घूम सकता है, इधर से भी घूम सकता है, लेकिन जब इधर से घूमेगा, इधर से, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे। घड़ी इधर से ऐसा रहता है 12 6 9 3, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, इस तरह से 1 2, इस तरह से घूमती है घड़ी की सुई, इस तरह से। इसमें देखिए इस तरह से जब घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब इस तरह से घूमेगा तो इस तरह से, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा। अब इसमें पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर साइड में मुंह करके खड़ा हुआ है, फिर वो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम के सीधे पश्चिम तरफ मुंह कर लेता है, तो कितना डिग्री घूमा या कितना समकोण घूमा। तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में पूछेगा कि पश्चिम तरफ मुंह कर लिया है, तो इसमें 90 अंश का ही कोण बनेगा, यानी 90 अंश से घूमा है या एक समकोण घूमा है। अगर जो वही व्यक्ति उत्तर तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, घड़ी के दिशा में घूमकर वो पश्चिम तरफ मुंह कर लेता है, तो फिर कितना समकोण घूमेगा, तो उसे देखते हैं। तो जब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो एक समकोण ये घूमेगा, फिर एक समकोण ये, फिर एक समकोण ये घूमेगा, यानी 3 समकोण घूमेगा, तो तब जाके उसका मुंह पश्चिम तरफ में होगा। तो जब इस तरफ से घूमेगा तो घड़ी के दिशा में घूमेगा, इस तरह से घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। अब थोड़ा घड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं। इस तरह से घूमेगा तो घड़ी की दिशा में, इस तरह से घूमेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। ये वाला आपको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब हम कोई घड़ी बना ले रहे हैं। ये एक घड़ी समझो हमारा बन गया है। ये हो गया 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए अगर जो एक सुई है, तो समझो मिनट की सुई है, मिनट की सुई है,
घंटे की सुई मान लेते हैं। देखिए अब कुछ इसमें सवाल पूछ ले कि किसी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है, कुछ समय बाद वह 3 पर पहुंच जाती है, तो बताइए कि मिनट की सुई कितना डिग्री घूमी है। तो अभी ये 12 पे है, यही वाला सुई अगर जो 3 पे आ जाता है कुछ टाइम बाद, मिनट वाली सुई 3 पे आ जाती है। अभी 12 पे है, फिर कुछ समय बाद ये 3 पे आ जाती है। तो पूछ रहा है कि जब 12 पे है तो कुछ समय बाद 3 पे जब पहुंचती है तो कितना डिग्री घूमी है। तो यहाँ पे देखिए जब 3 यहाँ पे 3 पे पहुंच गई, ये 12 से 3 पे पहुंच गई, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी ये 90 डिग्री घूमी है। या कह सकते हैं कि यह एक समकोण घूमी है। फिर अगर जो है पूछ लें कि अब यहाँ पे 12 है, 12 के यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 5, 7 कुछ भी दे सकता है। यही पूछ ले कि अगर जो कोई किसी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है, कुछ समय पश्चात वह 9 पे पहुंच जाती है, तो वह कितना डिग्री घूमे है। तो चूंकि घड़ी की सुई है तो यह विपरीत उल्टा तो घूमेगी नहीं, सीधा ही घूमेगी। तो यहाँ पे 9 पे पहले पहुंचाइए इसे, 9 पे पहुंच गया। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ घूमा है, फिर यहाँ पे जब 6 पे आएगा तब भी 90 डिग्री घूमेगा, और यहाँ पे आएगा तब भी 90 डिग्री घूमेगा, यानी 200 कह सकते हैं, या तो 270 अंश घूमी है या 3 समकोण घूमी है। फिर अगर जो पूछ ले इसमें यही पूछ ले कि अगर जो 6 पे पहुंच गई तो कितना घूमी है, तो यहाँ पे जब 6 पे पहुंच जाएगी तो 90 ये 180 डिग्री घूमेगी। पूछ ले कि अगर जो कोई घड़ी की सुई किसी समय 12 पर है, कुछ समय पश्चात और पुनः 12 पर पहुंचती है, तो बताइए कितना डिग्री घूमे है। तो 12 पे पहुंचने के पश्चात पुनः जब 12 पे पहुंचती है, यहाँ पे पुनः 12 पे पहुंचते हैं तो 360 डिग्री घूमती है। यानी जब कोई भी कोण पूरा चक्कर लगा लेता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम केवल 12 लेके समझाएं, लेकिन क्वेश्चन में केवल 12 नहीं दिया रहेगा, एक भी उसमें पूछ सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, कुछ भी पूछ सकता है। बस ये समझना है आपको। अच्छा अगर जो इसी में पूछ लें, इसे मिटा दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए। केवल मिनट का सुई बना दें। पूछ ले कि किसी समय किसी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है, कुछ समय पश्चात वह 4 पे पहुंच जाती है, तो बताइए कि वह कितना डिग्री का कोण बनाई है। तो अब इधर देखिए कुछ समय पश्चात वह 4 पे पहुंचती है। अब यही वाला कोण ज्ञात करना है हमें कि कितने डिग्री का कोण बनाई है। तो देखिए इधर जब ये 3 पर जब घूमी थी यहाँ पे 90 अंश का कोण बना था, 3 पे जब पहुंची थी तो 90 अंश का कोण बना था। अब यहाँ पे देखिए 90 भागा 3 कर लेंगे, यानी जब 3 पे पहुंची है तो 90 अंश का कोण बना है। तो जब 90 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 30, यानी जब ये 1 पे पहुंचेगी, 12 से 1 पे पहुंचेगी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। फिर जब 1 से 2 पे पहुंचेगी तो 30 अंश का कोण और बनाएगी। फिर जब 2 से 3 पे पहुंचेगी तो 30 अंश का कोण और बनाएगी, और जब 3 से 4 पे पहुंचेगी तो 30 अंश का कोण और बनाएगी, यानी 30, 60, 90, 120 अंश का कोण बनाएगी ये। जब 12 से 1 पे पहुंची तो 30 अंश का कोण, 1 से 2 पे 30 अंश का कोण, यानी अब इसमें हम क्या समझ चुके हैं कि 1 घंटे के बीच में इसे 1 घंटे, लेकिन जब मिनट का सुई मानेंगे तो इसे
5 मिनट बोलेंगे, 1 घंटे या 5 मिनट के बीच में 30 डिग्री का फर्क होता है, 30 डिग्री का फर्क है। अब यही पूछ लें, किसी समय किसी घड़ी की सुई 1 पर है, फिर कुछ समय पश्चात वह 7 पे पहुंच जाती है, 7 पे पहुंच जाती है। अब बताइए कितने डिग्री का कोण बनाई है। तो 7 पे पहुंच जाती है, यहाँ पे 1 पे है, 7 पे पहुंचना है, तो या तो सीधे गुणा कीजिए, 30 गुणे 7 210, 7 पे है, 30 से गुणा कर लिए 210 आया। लेकिन यहाँ पे घड़ी की सुई हमारी 1 पे है, जब 12 पे रहती तब 7 से गुणा होता, 1 पे है इसलिए इसमें से 6 से ही गुणा करेंगे। जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 180 आएगा। अब यही सुई अगर जो 3 पे रहती, 3 पे रहती तो यहाँ पे देखिए 30 30 60 और 30 90, 90 से यहाँ से निकल जाता है। फिर 7 में से 3 घटा लेते हैं यहाँ पे, तो 7 में से 3 घटेगा यहाँ पे तो 4 आएगा, 3 चौक 12, 120 अंश का कोण बनेगा। देखो जब 1 पे थी तो यहाँ पे 7 पे पहुंचे, तो 7 से गुणा ना करके 7 में से 1 घटा लिए हैं, 6 से गुणा किए हैं, 30 में 6 से गुणा किए थे, तो 30 में जब 6 से गुणा किए थे तो 240 आया था, नहीं सॉरी 180 आया था। अब 2 पे जब पहुंचता तो 2 घटाते, यानी 7 में से 2 जाता, 5 से गुणा करते, लेकिन अब 3 पे है तो 7 में से 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 120 अंश, यानी जब 3 पे है तो कुछ समय पश्चात जब वह 7 पे पहुंचेगी तो 120 अंश का कोण बनाएगी। फिर ऐसे इसमें और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए फिर अब सीधे सवाल, चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल, जिसमें दिया है घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी डिग्री घूम जाती है जब वह, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे भिन्न दिया होगा, यहाँ पे भिन्न रहेगा, कितनी भिन्न, यहाँ पे भिन्न रहेगा, घूम जाती है जब वह, क्योंकि यहाँ पे घड़ी से संबंधित सवाल, इसलिए हम यहाँ पे पहले घड़ी बना लेते हैं। चलिए 12 6 9 3 10 11 1 2 4 5 7 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घड़ी बनी है। ये घड़ी बन गया, यहाँ पे दिया पहले 3 से 9 तक पहुंचती है, पहले 3 पे, 3 पे है, 3 से 9 तक पहुंच जाती है, 9 तक। अब देखिए 3 से 9 तक पहुंची है, अब इसे हमें भिन्न में ज्ञात करना है, कितनी भिन्न घूम जाती है। तो भिन्न में ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे ये सीधा एक रेखा बन रहा है, सीधा रेखा बन रहा है, यानी आधा घूम चुकी है, आधा ये घूम चुकी है। या ऐसा ना समझ में आए तो फिर इस तरह से देखिए, 1 यहाँ पे पहुंची 1 हुआ, 3 से 4 पे पहुंची 1 हुआ, 4 से 5 पे 2, 5 से 6 पे 3, 6 से 7 4, 7 से 8,
5, 8 से 9 6 हुआ। टोटल कितना है 12 है। अब 12 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन चूंकि हमें भिन्न में ज्ञात करना है तो इसलिए इसको उल्टा लिखेंगे। 6/12 जब काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1/2। तो कितना घूमी है 1/2 यानी आधा घूमी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। फिर दूसरा दिया है 4 से 7 तक पहुंचती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 है, 4 से पहुंची है ये 7 पे, 4 से 7 पे, 4 और 5 1, 5 से 6 गई 2, 6 से 7 पे पहुंचा 3 यानी 3/12। यहाँ पे 3/12 लिखेंगे। 3/12 को जब सरल करेंगे तो 3 एक 3 चौक 12 यानी 1/4 है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। फिर देखिए दिया है 7 से 10 तक पहुंचती है। पहले 7 पे से पहुंचाते हैं। ये 7 पे है। अब 7 से यहाँ पे 10 पे आ गई। तो 7 से 10 पे आया तो 7 और 8 यानी 1 चला। फिर 8 से 9 1 चला, 9 से 10 1 चला यानी 3 घंटा चला। इसमें भी तो इसमें भी 3/12 लिखेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1/4। यहाँ पे मन करे तो भाग भी ले सकते हैं। इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग चला। फिर डी वाला ये 12 से 9 तक पहुंचती है। पहले 12 पे है, 12 से 9 पे पहुंचती है। पहले 12 पे है, 12 से पहुंचती है फिर 9 पे। चूंकि ये कोलाक है इसलिए उल्टा नहीं सीधा चलेगा, यानी इतना चल के आया। तो देखिए 12 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटा चला है। यहाँ पे लिखेंगे 9/12। 4 3 12, सॉरी 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3/4 हो जाएगा ये। यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 भाग। फिर देखिए दिया है 1 से 10 तक पहुंचती है। पहले इसे 1 पे पहुंचाते हैं। चलो 1 पे भी है, अभी चलते हुए यहाँ पे पहुंच गई 10 पे। 1 से 10 पे पहुंचा तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटा तब भी चला। तो 9/12 करेंगे तो वही आएगा 3/4 भाग। फिर दिया 6 से 3 तक पहुंचती है। तो चलिए पहले 6 बजाते हैं इसमें। 6 बज गया। 6 से 3 पे पहुंचाते हैं। ऐसा उल्टा घूम के नहीं जाएगा, इस तरफ से जाएगा। घड़ी है उल्टा नहीं जाएगा। तो 6 से 7 1, 7 से 8 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 चला है। 9/12 करेंगे वही आएगा 3/4। 3/4 भाग 3/4 भाग चला है। यहाँ पे अगर जो कहीं पूछ लेता है कि पहले 2 पे है फिर 2 से 5 पे गया, या पूछ लेता है 2 पे है फिर 4 पे गया, तो बताइए कितना चला है। तो यहाँ पे समझो 2 है, 2 से 4 पे पहुंच जाता है तो 1 2 चलता है तो 2/12 यहाँ पे लिख देते हैं यानी 1/6 हो जाता है। या पूछ लेता 2 पे था, 2 से फिर 6 पे पहुंच गया, तो 2 से 6 पे पहुंचेगा तो 1 2 3 4 4/12 हो जाएगा, यानी 4 1 4 3 12/3 हो जाएगा। इस तरह से रहेगा।
जितना घंटा चलेगा उसे ऊपर लिखेंगे और नीचे 12 लिखेंगे, फिर हल करेंगे, जो आएगा वो इतना भाग रहेगा। चलिए दूसरा देखिए, दिया है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि, यदि वह, ये दिया है 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे भिन्न में दिया है, इसे हमें घंटे में बदलना है। तो पहले इसमें 1/2 से 1/2 गुणे 12 करेंगे तो ये आएगा 2 छक 12 यानी 6 घंटा चलाना है। 1/2 दिया है, 1/2 दिया है कि 1/2 घूर्णन की, 1/2 भाग घूर्णन की है। तो यहाँ पे हम 12 से भाग देते थे, यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा जब किए तो 2 करने में 2 छक 12 यानी 6 घंटा ये चला है। तो पहले कहाँ था, 12 पे था, अब 12 से 6 घंटा चलाइए। इधर देखिए ये 12 है, 12 से घंटा ये चला, देखिए 2 3 4 5 6 यानी 12 से जब 6 घंटा चलेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 6 पे। छः पर यहाँ पे लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें, यानी इसमें भी 6 घंटा चलाना है। तो पहले 2 पे था, 2 से 6 घंटा चलाना है। तो ये 2 पे है, 1 चलेगा, 2 3 4 5 6 घंटा चलेगा तो ये 8 पे पहुंच जाएगा। 8 यहाँ पे लिख लेंगे 8 पर। फिर दिया है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। अब 1/4 यहाँ पे दिया है, इसमें 12 से गुणा कर लेते हैं, 4 करने 4 3 12 यानी 3 घंटा चलाना है। तो पहले 5 पे दिया है, 3 घंटा चलाइए तो 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा। 8 पर इधर देख लीजिए, 5 पे है, 3 घंटा चला दीजिए, एक ये चला, एक ये 2, एक ये 3, सीधे 8 पे पहुंच गया। यानी पहले 5 पे था तो 3 घंटे और चलाएंगे तो 8 पे पहुंच जाएगा। फिर दिया है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4, 3/4 दिया है तो 3/4 में 12 से गुणा कर लेते हैं, 4 करने 4 3 12, फिर 3 3 9 यानी 9 घंटा चलाइए। तो 5 पे है, 9 घंटा और चलाइए तो देखिए कहाँ पहुँचता है। तो 5 पे है अभी, 1 घंटा ये चलेगा, या वैसे सीधे जोड़ लीजिए, 9 5 14, 14 यानी 2 बजे, या ऐसे जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 पे आ जाएगा, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए 14, तो 14 तक तो होता ही नहीं, 12 तक होता है, तो 12 के तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर, यहाँ पे हो जाएगा 2 पर। अब 5 बजे है, यहाँ पे काटे वाटे तो 9 घंटा है, 9 घंटा और चलाएंगे तो यहाँ पे 2 पे पहुंच जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तीसरा दिया है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, पहला दिया इसमें ए वाला, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। पहले आप प्रारंभ में आप पूरब की ओर देख रहे हैं, फिर उसके बाद घड़ी की दिशा में 1/2 घूम जाए यानी आधा घूम जाए, तो आप किस दिशा में होंगे। तो इसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा है उत्तर, यह है दक्षिण।
यह है पूरब, यह है पश्चिम। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पूरब की ओर देख रहा है, घड़ी की दिशा में आधा घूम जाए। ये पूरब की तरफ देख रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी यहाँ पे समझो है, इस तरफ देख रहा है। कोई व्यक्ति है इस तरफ देख रहा है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा यही है, यानी इस तरफ आधा घूम जाए। तो जब इतना घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखिए 1 2 3 4, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो 1/4 घूमेगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो आधा घूम गया। देखिए आधा ये हो गया, आधा इधर बचा है। केवल इतना घूमता तो 1/4 घूमता है। आधा घूमा है यानी 1/2 घूमा है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी पूरब से आके यहाँ पे पहुँचेगा। तो देखिए इसका मुख फिर इधर हो जाएगा पश्चिम। जब आधा घूमेगा तो ये पश्चिम में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पश्चिम। फिर देखिए दूसरा दिया है, पूरब की ओर देख रहा हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2, इसे हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के निम्न 2 1 3, 3/2, 2 के निम्न 2 1 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, 2 के निम्न 2 1 3, यानी इसमें 1.5 गुना घूमा है। देखो एक ये आधा ये 1.5 गुना घुमा है। तो पहले पूरब की ओर ये देख रहा है, पहले पूरब की ओर, यही वाला देखिए, पहले पूरब की ओर देख रहा है। घड़ी की दिशा में घुमाना अच्छे से बने रहेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया, पूरब की ओर देख रहा हो, घड़ी की दिशा में इतना घूर्णन करें। तो पहले पूरब की ओर देख रहा है, तो पहले इसे पूरा एक चक्कर घुमाते हैं। तो पूरा एक घूमेगा जब ये, तो फिर आके यहीं पे पहुंच जाएगा, पूरब की ओर पहुंच गया। फिर आधा और घुमाना है, तो आधा और घुमाएंगे तो फिर पश्चिम पे आगे पहुंच जाएगा ये। पहले पूरा घुमाए, पूरब की ओर देख रहा था, पूरा घुमाए तो फिर आएगा, पूरा घूमेगा तो फिर पूरब की तरफ देखेगा। और फिर उसके बाद आधा बचा भी, तो आधा और जब घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम में। यहाँ पे भी लिख लीजिए पश्चिम। अब देखिए क्या दिया, सी वाला पश्चिम की ओर देख रहा हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। अब यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम की ओर, यही पश्चिम है, ये इधर देख रहा है। यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें पूछा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो जाएगी 3/4 को हल कर ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ना समझ में आए 3/4 को, तो फिर इसमें 12 से गुणा कर ले रहे हैं। 12 से गुणा करेंगे, 4 के 4 3 12, 3 3 9। अब ये 9 घंटा बनेगा हमारा। 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर, 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर, तो 9 त्रिक 27, यानी 270 सेंटीमीटर घूमेगा ये। सॉरी यहाँ पे एक जगह 270 अंश घूमेगा ये, 270 अंश घूमेगा। और हमें यहाँ पे दिशा ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या निकला है 270, हमें दिशा ज्ञात करना है। तो पहले पश्चिम में खड़ा है, विपरीत दिशा में घुमाइए, यहाँ से इतना घूमेगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। इसमें से 90 माइनस करिए, जब 90 माइनस करेंगे यहाँ पे देख लीजिए 270 अंश से घुमाना है। अभी कुछ टाइम पहले हम आपको बताए हैं कि जब ये बटा में रहे
और इसे वैसा चेंज करना रहे तो 12 से गुणा करते हैं। 3/4 में 12 से गुणा किए, 4 किए 12 कट गया, 3 3 91 यानी 9 घंटा बना। 1 घंटे में 30 अंश बनता है, 1 घंटे में 30 अंश बनता है तो 9 घंटे में 30 से गुणा कर देंगे, 270 अंश बनेगा। यानी टोटल ये 270 अंश घूमेगा। तो पश्चिम में था, विपरीत दिशा में घुमाना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, 90 अंश घुमा, इसमें से 90 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8, 180 अंश बचेगा। फिर इसे यहाँ घुमाएंगे, 90 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश ही बचेगा, 90 और घुमा देंगे, ये पहुंच जाएगा सीधे उत्तर दिशा में। यानी इसमें 3 बार 90 घुमाना है। इसे 3 बार 90 जब घुमाएंगे तो पश्चिम में था, विपरीत दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, जब पहुंच जाएगा उत्तर में। यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर। फिर देखिए डी वाला दिया है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। चलिए इसे भी हल करते हैं। तो दक्षिण कहाँ पे, ये दक्षिण है, यहाँ पे देख रहा हूँ। अब एक घूर्णन कर रहे हैं, इसमें चाहे इस तरफ से घुमाइए तब भी वहीं पे आके पहुंच जाएगा, चाहे इस तरह से घुमाइए तब भी वहीं पे आके पहुंच जाएगा। तो एक घूर्णन जब करेगा तो पानी प्रारंभ बिंदु पे ही आ जाएगा, यानी दक्षिण इसमें रहेगा। यहाँ से घुमाएंगे तो पूरा घूम के आएगा, तो यहाँ ये पे आके पहुंच जाएगा। इधर से घुमाएंगे तब भी घूम के आएगा तो यहीं पे पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे दक्षिण ही रहेगा। फिर देखिए क्या दिया है, चौथा सवाल है यहाँ पे, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। पूरब की ओर मुख किए खड़े हैं आप, घड़ी की दिशा में, यानी इस तरह से घूम के उत्तर तरफ आके मुख कर लें। ये तो पूरब पश्चिम है, यह है उत्तर। पूरब की दिशा में मुख किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। तो पूरब की तरफ मुख किए हैं, फिर घड़ी की दिशा में यहाँ से घूम के यहाँ पे उत्तर तरफ मुख किए। तो देखते हैं इसमें कितना घूमे। 90 अंश घूमे, ये 90 अंश ये घूमे, 90 अंश ये घूमे। या तो अंश के हिसाब से निकालिए या फिर सीधे इस तरह से निकाल लीजिए। यहाँ से इतना घूमे, 1/4 घूमे, फिर यहाँ से इतना घूमे, 1/4 घूमे, फिर यहाँ से जब इतना घूमे तो 1/4, यानी 3 बार 1/4 इसका घूमे हैं। अब इसका लासा निकाल लेते हैं। 4 का लासा वही रहेगा, 1 1 वैसे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी यहाँ पे आप कितना घूमे हैं, 3/4 भाग घूमे हैं। तीन बट्टा 4 भाग घूमे हैं। फिर देखिए क्या दिया, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। दक्षिण की तरफ मुख किए हैं, घड़ी की दिशा में घूमकर, देखिए दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों, घड़ी की दिशा में घूमकर यहाँ पे पूरब की ओर मुख कर लें। तो पूरब की ओर मुख किए, दक्षिण की दिशा में खड़े हैं, तो पहले जब दक्षिण से पश्चिम पहुंचेंगे, क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमना है, 1/4 घूमेंगे। फिर पश्चिम से उत्तर पहुंचेंगे, 1/4 घूमेंगे। फिर उत्तर से जब पूरब पहुंचेंगे तब भी 1/4 घूमेंगे। इसका लासा वासा निकालेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, 3/4। यहाँ पे लिख लीजिए 3/4। फिर देखिए क्या दिया है,
दिया है पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर ले। तो पश्चिम कहाँ पे है देख लेते हैं। पश्चिम कहाँ पे है देख लेते हैं। तो पश्चिम यही है, पश्चिम की तरफ मुख किए हैं, फिर घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। तो पूरब ये है, यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे। तो पहले जब पश्चिम से उत्तर जाएंगे 1/4 घूमेंगे, फिर उत्तर से आएंगे पूरब 1/4 घूमेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/4, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी आधा घूमे हैं। जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेंगे तो आधा घूमेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए 1/2। यहाँ पे भाग भी लिख सकते हैं, 3/4 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, पांचवा देखिए, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करना है जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पे पहले 3 पे है, 3 से 6 पे पहुंचती है, तो यहाँ पे एक समकोण बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए एक समकोण। फिर दूसरा दिया है 2 से 8 तक पहुंचती है, 2 से 8 तक पहुंचती है, 2 है, 8 है, 2 से 8 तक पहुंचती है। देखिए इधर 2 से पहले पहुंचेगी यहाँ पे 5 पे, 2 से 5 पे पहुंचेगी, एक समकोण ये बनेगा। फिर 5 से 8 पे पहुंचेगा तो एक समकोण ये बनेगा, यानी ये 2 समकोण बनेगा। ऐसा अगर जो समझ में ना आए तो फिर ऐसे देखिए, 2 है 8 है, 8 में से 2 निकालिए, बचा 6। अब 6 में 30 से गुणा कर दीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो फिर 6 है, 6 में 3 से भाग कर दीजिए, आएगा 2। पहले क्या करना है, जो बड़ा वाला दिया हो 8 दिया है, 8 में से 2 निकाल दीजिए, बचा 6। फिर जो बचे उसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे यहाँ पे आएगा 2, यानी 2 समकोण बनेगा। ऐसा भी देखेंगे तो 2 ही समकोण बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 समकोण। फिर यहाँ पे दिया है सी वाला 5 से 11 तक पहुँचते हैं। देखिए 5 से 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में 3 से भाग देंगे यहाँ पे 2 आएगा, यानी 2 समकोण बनेगा, 2 समकोण। ग्यारह में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में 3 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी 2 समकोण बनेगा। नहीं तो फिर इस तरह से देख लीजिए, ग्यारह पे है, 11 से फिर 5 पे सीधे लाना है। देखिए एक सरल रेखा बन रहा है, तो सरल रेखा बनेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में 2 बार 90 जब करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 2 बार समकोण बनता है 180 में। ये वैसे दिख रहा है, 2 समकोण बन गया है। नहीं तो यहाँ पे देखिए
11 से 2 पे पहुंचेगा तो एक समकोण बनेगा, फिर 2 से 5 पे पहुंचेगा तो एक समकोण बनेगा, तो समकोण बनेगा। नहीं तो फिर ये 11 में से 5 घटाएं 6, 6 में 2 3 से भाग दिए 2 आया, इस तरह से भी लगा सकते हैं। सतवा दिया है तो सॉरी डी वाला दिया है 10 से 1 तक पहुंचती है, 10 से 1 तक पहुंचती है। अब ये वाला घटाने पर नहीं आएगा। यहाँ पे जब 10 में सॉरी 1 में से 10 घटाएंगे तो फिर ऐसा नहीं घटेगा, तो यहाँ पे 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 13 में से 10 घटाना पड़ेगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। जब ये वाला कम रहे इधर वाला तो इसमें 12 जोड़ लेते हैं, फिर 12 में से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 और 1 13, 13 में से 10 घटाएंगे 3 आएगा। अब 3 में जब 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी एक समकोण बनेगा। यहाँ पे एक समकोण। जब बाद वाली संख्या छोटी रही तो उसमें 12 जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 10 से 1 तक पहुँचती है तो यहाँ 1 में से 10 नहीं घटेगा, 1 में से 10 नहीं घटेगा तो इसमें 12 जोड़ लेंगे, 13 में से 10 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1 आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए क्या दिया है 10 से 1 तक, यहाँ पे 10 पे है, फिर 1 पे पहुंच गया, एक समकोण बन गया। ऐसा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए 30 अंश बनेगा, 30 अंश बनेगा 60, फिर यहाँ से 30 अंश 90 अंश बना, वैसे भी समकोण आएगा। फिर देखिए दिया है 12 से 9 तक पहुँचती है, 12 से 9। अब 9 में से 12 नहीं घटेगा तो इसमें 12 जोड़ लेंगे, 12 और 9 21, 21 में से 12 गया, 11 में से 2 गया 9, 9 घंटा। 9 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 3, यानी 3 समकोण बनेगा। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे 3 समकोण। 9 यहाँ पे छोटा था इसलिए 12 जोड़े, 21 में से फिर 12 घटाए 9 आया, अब 9 में 3 से भाग दिए तो 3 आया, यानी 3 समकोण बनेगा। नहीं तो फिर यहाँ से देखिए 9 से 12, इसको 9 पे पहुँचाइए, सॉरी 12 से 9 दिया है, 12 से 9, 12 पे पहुँचाएं, फिर 9 पे। क्योंकि ये घड़ी है तो विपरीत दिशा में नहीं चलेगा, इधर से चलेगा। तो देखिए इधर 12 से जब 3 पे पहुंचेगा एक समकोण बनेगा, 3 से फिर 6 पे पहुंचेगा एक समकोण बनेगा, फिर 6 से जब 9 पे पहुंचेगा तो एक समकोण बनेगा, यानी 3 समकोण बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एफ दिया 12 से 6 तक पहुंचती है, 12 से 6 तक पहुंचती है, 12 से 6 तक पहुंचती है, 12 से 6 तक। तो 6 में से 12 नहीं घटेगा, इस वाले में से ये वाला घटा लेना कि इसमें से ये वाला घटा देना। जो बाद में दिया है उसमें से पहले वाला घटाना। तो 6 में से 12 नहीं घटेगा, 6 में 12 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में से 12 घटाएंगे आएगा 6, 6 में 3 से भाग देंगे बचेगा 2, यानी 2 समकोण यहाँ पे बनेगा, 2 समकोण। अब ऐसा देख लेते हैं घड़ी से, घड़ी से देख लेते हैं। तो 12 पे है, 12 से यहाँ पे 6 पे पहुँचेगा। तो देखिए एक सरल रेखा बन रहा है, सीधे सरल रेखा बन रहा है, ये भी 2 समकोण है, यानी 180 डिग्री तो बनेगा। 12 से 3 पे पहुँचेगा तो 90, फिर 3 से 6 पे पहुँचेगा तो 90, यानी 2 समकोण यहाँ पे बन गए। फिर देखिए इधर छठवां दिया है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। फिर ये वाला दिया है दक्षिण की ओर देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं, घड़ी की दिशा में, यानी ये
दक्षिण देख रहे हो, घड़ी की दिशा ये पश्चिम की ओर घूम जाए। अब इसमें बताना है कि यदि दक्षिण की ओर खड़े थे, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम गए तो कितना समकोण घूमे। तो जब यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इतना ही घूमे हैं, यानी एक समकोण। यहाँ पे लिख लीजिए एक समकोण, एक समकोण। फिर देखिए बी वाला दिया, उत्तर की ओर देख रहे हो घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे वामावर्त भी बोल सकते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाए, उत्तर की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा ये है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाए, तो पूरब ये है। अब देखिए उत्तर से पश्चिम आए, एक समकोण हो गया। फिर पश्चिम से दक्षिण पहुंचे, एक समकोण हो गया। फिर दक्षिण से पूरब पहुंचे, एक समकोण हो गया, यानी 3 समकोण घूमे इसमें। यहाँ पे हो जाएगा 3 समकोण। तीन समकोण। फिर देखिए दिया है पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाए। अब इधर देखिए इसमें पश्चिम यही है, पश्चिम की ओर देख रहे हो, फिर पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी यहाँ इधर से भी या तो घड़ी की दिशा में भी घूम के आए तो पश्चिम यहीं पे आके पहुंचेंगे, विपरीत दिशा में घूमेंगे तब भी आके यहीं पहुंचेंगे, और जब वहीं पे घूम के फिर वही उसी बिंदु पे आके पहुंचते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी देखिए अगर जो इधर से घूमेंगे पश्चिम से, तो पश्चिम से उत्तर पहुंचे, क्या दिया इसमें, हाँ कुछ नहीं दिया। पश्चिम से जब उत्तर पहुंचे तो यहाँ एक समकोण बना, फिर उत्तर से जब पूरब पहुंचे एक समकोण बना, फिर पूरब से दक्षिण पहुंचे तो एक समकोण बना, दक्षिण से फिर पश्चिम पहुंचे तो एक समकोण बना। या इस तरह से देख लीजिए, पश्चिम से दक्षिण पहुंचे तो एक समकोण बना, दक्षिण से पूरब पहुंचे तो एक समकोण बना, पूरब से उत्तर पहुंचे तब भी एक समकोण बना, उत्तर से फिर पश्चिम पहुंचे तो एक समकोण बना। यहाँ पे 4 समकोण बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 4 समकोण। फिर देखिए क्या दिया है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की तरफ घूम जाए। चलिए पहले दक्षिण की ओर देखते हैं, ये दक्षिण है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, फिर उत्तर की ओर घूम जाए, इस तरफ घूम गए, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर घूम जाए। अब देखो इसमें भी घड़ी वड़ी नहीं दिया है, इधर से आप घूमेंगे, अगर जो घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में घूमेंगे यहाँ पे तो एक समकोण घूमे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो एक समकोण घूमे, यानी 2 समकोण घूमे। जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तब 2 समकोण घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तब भी यहाँ से एक समकोण बनेगा, यहाँ से एक समकोण बनेगा, तब भी 2 समकोण बनेगा। इसलिए यहाँ पे घड़ी की दिशा नहीं दिया है, केवल सीधे लिखा है कि दक्षिण की ओर देखें उत्तर की ओर घूम जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2 समकोण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 7वां सवाल देखिए, दिया है घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। यानी पहला सवाल दिया है इसमें, यदि वह 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए, तो एक समकोण बराबर कितना होता है 90 अंश, और 1 घंटा बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर 90 अंश, 1 घंटा बराबर 30 अंश। तो जब 90 में 30 से भाग देंगे तो आएगा, आएगा नहीं, हाँ यहाँ 90 में 30 से भाग देंगे तो आएगा 3, यानी 3 घंटा। एक समकोण में, यहाँ पे एक समकोण बराबर 90 अंश लिख सकते हैं, या 3 घंटा इसमें लिख सकते हैं। एक समकोण बराबर 90 अंश होता है और 1 घंटे में 30 अंश होता है,
तो 90 अंश में 3 घंटा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, 6 से प्रारंभ करती है और एक समकोण घूम जाती है। एक समकोण का मतलब यहाँ क्या हुआ, 3 घंटा घूम जाती है। तो 6 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 6 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। छः में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो कहाँ पहुँच जाएगी वो, 9 पर। यहाँ पर लिख लीजिए 9 पर। फिर दिया 8 से प्रारंभ करती है और 2 समकोण घूम जाती है। 2 समकोण घूमेगी यानी एक समकोण घूमी तो 3 घंटा, 2 समकोण घूमी तो 6 घंटा। तो 8 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से 12 घटा देंगे तो बचेगा 2, यानी 2 बजे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पर। सी वाला दिया है 10 से प्रारंभ करती है और 3 समकोण घूम जाती है। तो 3 समकोण घूमेगी तो 3 त्रिका 9 घंटा चलेगी। तो 10 और 9 19 हो जाएगा। 19 10 से शुरू होती है, 9 घंटा चलती है तो 19 हो जाएगा। अब 19 ज़्यादा है तो 19 में से 12 घटा दे रहे हैं। 12 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 7, यानी ये 7 पे पहुंच जाएगी, 7 पर। फिर देखिए दिया है डी वाला है 7 से प्रारंभ करती है और 2 ऋजुकोण घूम जाती है। तो एक ऋजुकोण बराबर 2 समकोण होता है। एक ऋजुकोण बराबर 2 समकोण बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। एक ऋजुकोण बराबर 2 समकोण होता है जिसे 180 अंश कहते हैं। तो 2 ऋजुकोण बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 समकोण, 4 समकोण हो जाएगा। अब 4 समकोण में कितना घंटा बनेगा, तो 4 गुणे 3 यानी 12 घंटा बनेगा। एक समकोण में 3 घंटा होता है तो 4 समकोण में 12 घंटा बनेगा, 12। तो 7 से प्रारंभ होती है, फिर 12 घंटा जो चलेगी, यहीं से समझो 7 से प्रारंभ हुई है, पूरा घूम के 12 घंटा आई तो वहीं पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पर ही, 7 पर ही पहुंचेगी। चलिए तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक समकोण बराबर 3 घंटा, एक ऋजुकोण बराबर 12 घंटा, सॉरी 6 घंटा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए प्रश्न वाले 5.2 खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, पहला सवाल है निम्न को सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ऋजुकोण, ऋजुकोण किसे बोलते हैं, ऋजुकोण 1/2। टोटल कोण होता है 360 अंश, 360 अंश। ऋजुकोण का मान होता है 180 अंश, 180 अंश। भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 1/2, 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 कहाँ दिया, यहाँ पे दिया 1/2 घूर्णन। तो पहले का हो जाएगा सी। फिर दिया है समकोण, समकोण 360 भागा 90, 9 9 चौक 36, सॉरी उल्टा लिख दिया। चलिए तो प्रश्नावली 5.3 देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो पहले दिया है ऋजुकोण, इसमें सब भाग दिया, इतना भाग गुणन से कम, इतना भाग घूर्णन से अधिक, इतना घूर्णन, इतना घूर्णन।
तो इधर देख लेते हैं। टोटल एक घूर्णन अगर जो होगा, कोई भी वस्तु टोटल एक घूर्णन करती है तो 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश का कोण बनेगा जब पूरा एक घूर्णन होगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला सवाल दिया है यहाँ पे पहला दिया है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 180 अंश ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 360, यानी 360 अंश में 180 अंश का गुणन करेंगे तब ऋजु कोण बनेगा। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, यानी 1/2 यानी आधा गुणन करना पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ पे कहाँ दिया है? 1/2 ये दिया है, तो पहले वाले का हो जाएगा सी से, ऋजु कोण का सी से हो जाएगा। फिर देखिए समकोण दिया है यहाँ पे है समकोण। समकोण का मान कितना होता है? तो समकोण का मान होता है 90 अंश। 90 अंश, तो यहाँ पे 90/360 काटेंगे 1/4 आएगा। 1/4 कहाँ पे दिया है इसमें? 1/4 डी पे दिया है, तो दूसरे का हो जाएगा डी। फिर दिया है न्यून कोण। न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 अंश से कम। न्यून कोण का मान 90 अंश से कम। तो 90 अंश से कम रहेगा, तो जब 90 अंश रहेगा तो 1/4 गुणन करेगा, यानी 1/4 गुणन करेगा। जब 90 से कम रहेगा तो 1/4 से भी कम गुणन करेगा। तो यहाँ 1/4 से कम कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है 1/4 से कम गुणन। 90 अंश का यहाँ पे था, समकोण था 90 अंश का, तो उसका गुणन 1/4 गुणन करेगा। 90 अंश से कम है तो 1/4 से कम गुणन करेगा, यानी 1/4 से कम गुणन करेगा। देखिए इधर, ये समझो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 भागीय हो गया, 1 भागीय, 1 भागीय, 1 भागीय, 4 भाग बना है। तो इतना जब बनाएंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। और फिर क्या है? 1/4 है। जब इतना करेंगे 180 अंश का कोण बनेगा, ये आधा हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है न्यून कोण। चूंकि न्यून कोण का मान 90 अंश से कम होता है, तो यहाँ कहीं पे न्यून कोण बनेगा ऐसा। तो ये 1/4 गुणन नहीं हुआ है ना, 1/4 से कम ही हुआ। जब यहाँ तक आता है ये कोण, यहाँ तक आता है तब 1/4 होता, तो 1/4 से कम है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा न्यून कोण का ये 1/4 गुणन से कम। तीसरे का हो जाएगा ये। फिर दिया है अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे बोलते हैं? अधिक कोण, अधिक कोण किसे बोलते हैं? अधिक कोण, अधिक कोण, तो ये हो गया 90 अंश। अब हो गया 180 अंश। तो 90 अंश से ज्यादा 180 अंश से कम रहेगा, तब बनेगा हमारा अधिक कोण। 90 अंश तो पूरा रहेगा, फिर इसी में कहीं पर बीच में ये, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश बना, थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब ये कोण जो बन रहा है ये 90 अंश से कम है, और यहाँ तक जब आता तो 180 अंश हो जाता, लेकिन यहाँ तक नहीं आया, इसलिए 90 अंश से कम है और 180 अंश से ज्यादा है। तो जब 180 अंश होता तो घूर्णन आधा करना पड़ता, और 90 अंश होता तो 1/4 घूर्णन करना पड़ता। लेकिन 90 और 180 अंश के बीच में है, तो हम क्या, इसका आंसर क्या रहेगा कि एक आधा और 1/4 के बीच में इसका घूर्णन रहेगा। तो कहाँ दिया है आधा और 1/4? यहाँ पे 1/4 घूर्णन आधा चौथाई घूर्णन के बीच में, तो अधिक कोण का ये हो जाएगा। फिर दिया है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं?
तो 180 अंश से कम, सॉरी 180 अंश से ज्यादा, 360 अंश से कम। तो ये टोटल हमारा है 180 अंश। 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम, तो यहाँ कहीं पे बनेगा। ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी मान सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा कि 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है? एक संपूर्ण घूर्णन तो नहीं होगा, क्योंकि एक संपूर्ण घूर्णन कब होता है? जब 360 अंश का कोण रहता है। तो एक संपूर्ण घूर्णन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 180 अंश का जब घूर्णन होता है तो आधा घूर्णन होता है 180 अंश का, जब यहाँ पे कोण बनता है। और यहाँ पे बृहद कोण दिया, सॉरी प्रत्यावर्ती कोण दिया है, तो प्रत्यावर्ती कोण 180 अंश से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा घूर्णन से अधिक, आधा घूर्णन से अधिक, बी वाला हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरा दिया निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रत्यावर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, 90 अंश से ये कम है, यहाँ पे लिख देंगे न्यून कोण। यह है न्यून कोण। ये देखिए यहाँ से रहता इस तरह से, तो ये 90 अंश का कोण बनता है, लेकिन ये 90 अंश से इधर है, यानी 90 अंश से ज्यादा है। तो जब 90 अंश से ज्यादा है, अब यहाँ सीधा रहता तो 180 अंश हो जाता है। 90 अंश से ज्यादा है और 180 अंश से कम है, तो ये होएगा अधिक कोण, ये होगा अधिक कोण। फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, इसे बोलेंगे समकोण, समकोण। फिर यहाँ पे देखिए 90 से ज्यादा है, इसमें ये वाला नहीं देखना है, ये वाला कोण देखना है। देखिए यहाँ पे एक पूरा लाइन होता है, सरल रेखा होता है, तो 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है, तो ये होगा प्रत्यावर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण। फिर ये वाला देखिए, ये वाला कोण, ये वाला, तो ये एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पे जो कोण बनता है 180 अंश का रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋजु कोण, ऋजु कोण। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल कोण दिया है, तो वैसे ये भी न्यून कोण रहेगा, ये भी न्यून कोण रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यून कोण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्नावली 5.4 देखते हैं। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया है, निम्न के माप क्या हैं? निम्न के क्या माप है? एक समकोण दिया पहले, तो एक समकोण बराबर कितना अंश होता है? 90 अंश होता है। एक ऋजु कोण दिया है, तो ऋजु कोण का मान 180 अंश होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 180 अंश। फिर दूसरा दिया, बताइए सत्य है या असत्य है? एक न्यून कोण का माप, अब देखिए ये जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह जिस तरफ खुला रहेगा, जिस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जिस तरफ ये बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। यहाँ पे अगर जो हम ऐसा लिखते हैं बी, यहाँ पे ये, तो इसे पढ़ेंगे कि बी ये से बड़ा है, या पढ़ेंगे ये बी से छोटा है। जिस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिस तरफ बंद रहेगा वो वाला छोटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक न्यून कोण का माप 90 अंश से छोटा होता है। देखो न्यून कोण जो दिया है उसके तरफ ये वाला बंद है, तो एक न्यून कोण का माप 90 अंश से छोटा होता है, या कह सकते हैं कि न्यून कोण का माप 90 अंश एक न्यून कोण से बड़ा होता है। तो न्यून कोण का माप 90 अंश से छोटा होता है, तो ये रहेगा सत्य। सत्य लिख लीजिए, नहीं तो टी फॉर ट्रू होता है। फिर
दूसरा दिया एक अधिक कोण का मान 90 अंश से छोटा होता है। ये देखिए ये बंद है इधर, तो ये छोटा का मतलब इसका हुआ कि एक अधिक कोण का मान 90 अंश से छोटा होता है। तो अधिक कोण 90 अंश से छोटा नहीं, 90 अंश से ज्यादा होता है। यहाँ पे लिख लेंगे असत्य। फिर दिया है एक प्रत्यावर्ती कोण का माप 180 अंश से बड़ा होता है। अब देखिए ये वाला जो चिन्ह है ये इस तरफ खुला है, तो इस तरफ खुला यानी ये बड़ा है। तो ये प्रत्यावर्ती कोण का माप 180 अंश से बड़ा होता है, तो ये सही है। 180 अंश से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो ये सत्य है। फिर दिया है एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 अंश होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 अंश होता है। फिर दिया यदि कोण ये बराबर 53 अंश, कोण बी बराबर 35 अंश, तो कोण ये बड़ा होगा कोण बी के। तो जब 53 वैसे दिया है, इसका मान 53 अंश है, इसका 35 अंश है, तो कोण ये बड़ा ही रहेगा, तो ये भी रहेगा सत्य। फिर देखिए दिया है तीसरा, निम्न के माप लिखिए कुछ न्यून कोण। यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ न्यून कोण। न्यून कोण का माप 90 अंश से छोटा होता है, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे 25 अंश लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 90 से 2-4 कम कर लेते हैं, यहाँ पे 85 लिख ले रहे हैं। कुछ अधिक कोण, अधिक कोण का मान 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिख लेते हैं। 90 अंश से ज्यादा 92 कर ले रहे हैं, 180 अंश से कम 188 कर ले रहे, सॉरी 178 या 175 कर लेते हैं। यहाँ पे अंश का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे दिया है प्रत्येक के 2 उदाहरण देना है, तो 2 ही दिए इसलिए। चौथा दिया निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। जो प्रकार बॉक्स में होता है चांदा, इस तरह से यहाँ पे कुछ दिया रहता है 180 अंश तक, यहाँ पर 180 अंश तक दिया रहता है। यहाँ 1 से शुरू होके 180 अंश तक दिया रहता है, तो इसी से मापना रहेगा। यहाँ पे एक बिंदु होता है, अब समझो ये एक कोण मापना है, एक कोण इस तरह से है एक कोण, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये इस कोण के कोने पे रखेंगे, जो शीर्ष होता है कोण के कोने पे रखेंगे। फिर यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे लिखेंगे। यहाँ पे लगभग 75 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से मापना है, तो ये आप लोग माप लीजिएगा, हम वैसे लिख दे रहे हैं इसका। निम्न कोणों को चांद से मापे और उनके माप लिखिए। तो माप हम लिख दे रहे हैं। देखिए तो इसमें दिया है ये 40 अंश दिया है और ये 130 अंश दिया है। चांदी से आप मापेंगे तो एकदम ऐसे आएगा बराबर। ये तो ऐसे दिया है 90 अंश, और ये है 60 अंश, इन दोनों का नहीं दिया है। फिर पांचवा देखिए दिया है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि इसी का बड़ा है, तो इसका माप दिया है 65 अंश और इसका माप है 40 अंश। तो ये 60 बड़ा है, इसमें लिख देंगे कि इसका माप बड़ा है, कोण बी का माप बड़ा है। इसमें भी दिया है निम्न 2 कोणों के में से किसका माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए फिर मापों द्वारा पुष्टि कीजिए। इसमें भी यही बड़ा लग रहा है। ये लगभग लगभग मतलब वैसे माप लीजिएगा आप, लगभग 70 अंश है ये, और ये वाला लगभग 45 है। पैंतालीस अंश। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए देखिए, 7वां दिया है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान दिया, इसे हमें भरना है। पहला इसमें पूछा हुआ कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, तो एक समकोण के माप से कम है तो वो होगा न्यून कोण। यहाँ पे लिख लीजिए न्यून कोण। फिर दिया है वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक होता है। समकोण से अधिक होता है तो वो होगा अधिक कोण। अधिक कोण। फिर दिया हुआ कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है। दो समकोण, एक समकोण बराबर कितना होता है 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। 180 अंश का जो कोण होता है उसे कहते हैं ऋजु कोण। यहाँ पे हो जाएगा ऋजु कोण। ऋजु कोण। फिर दिया यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण। यदि दो कोणों का माप समकोण के बराबर है तो प्रत्येक कोण। अब जब दो कोण जो लेंगे वो समकोण से छोटा ही रहेगा, तभी तो दोनों का योग करेंगे तो समकोण के बराबर आएगा। तो जब समकोण से छोटा रहेगा तो होगा न्यून कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। फिर दिया है यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और पहले इसमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होना चाहिए। ऋजु कोण बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए 180 अंश होता है। अब एक कोण इसमें से दिया है कि एक कोण न्यून कोण होना चाहिए, तो न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। तो चलिए 90 अंश से कम हम यहाँ पे ले लेते हैं 190 अंश से कम माइनस 89 कर लेते हैं। केवल एक कोण, एक अंश कम कर रहे हैं। 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे बचा 17, 17 में से 8 जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 90 से 1 ज्यादा है, तो जब 90 से 1 ज्यादा है तो कहलाएगा अधिक कोण। तो अगर जो इसमें एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब एक न्यून कोण है तो दूसरा हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण। फिर दिया है नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए फिर मापिए। तो इसमें पहला कोण इसे आप माप लीजिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं सीधे। तो इसमें पहला है, ये है 30 अंश का, ये है 120 का, ये है 60 का और ये है 150 का। इसे आप माप लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, 9वां दिया है नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है 9 और 12 के बीच में कितने इसका कोण बन रहा है, तो 12 माइनस 9 बराबर 3। 3 घंटे का फर्क है। हम आपको क्या बताए हैं कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री होता है। जब घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटा चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 3 घंटे का फर्क है, तो 3 घंटा जब चलेगी तो 30 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 अंश, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 अंश, ऐसे यहाँ पे बना लीजिए 90 अंश। फिर यहाँ पे देखिए दिया है 12 और 1, 12 और 1 यानी एक ही घंटा इसमें चली है, तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा। 30 अंश, यहाँ पे 30 अंश लिख लीजिए। फिर यहाँ पे
12 से 6 तक चलिए तो वैसे सरल रेखा ही दिख रहा है, तो 180 अंश वैसे ही पता है क्योंकि सरल रेखा जब रहेगा तो 180 अंश का कोण बनेगा। नहीं तो इस तरह से ज्ञात करना है तो 12 माइनस 6, यहाँ पे 6 आएगा, गुणे 30 कर लीजिए, 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे भी लिख लीजिए, लिखना होगा। फिर दिया है खोज कीजिए, दी हुई आकृति में चांदत 30 डिग्री दर्शा रहा है। यहाँ पे इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे से द्वारा देखिए, क्या यह बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। तो आवर्धन शीशे से जब हम देखेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका कोण का जो माप है वही रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे आवर्धन शीशे, यहाँ पे हल नहीं तो लिख लीजिए आवर्धन शीशे से देखने पर आवर्धन शीशे से देखने पर आकृति बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोण का माप नहीं बदलेगा। आवर्धन शीशे से देखने पे थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन इसका जो माप है माप वही रहेगा, माप नहीं बदलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 11वां सवाल दिया है, मापी और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे पहले पूछा है कोण, पूछा है कोण मतलब ये दिया है, फिर यहाँ पे माप लिखना है, इस प्रकार लिखना है ये कौन से प्रकार का कोण है। तो ये वो बी कोण, ये वो बी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसे मापे नहीं है के, ये बनाएगा 40 अंश का कोण, 40 अंश का कोण। यहाँ पे लिख लेंगे 40, प्रकार हो जाएगा तो ये 90 अंश से कम है, इसलिए हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण। फिर ये वो सी, ए ओ सी, ये वो सी, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, तो ये 130 अंश का कोण बना रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक 40 अंश का ये है, फिर ये बनाएगा 90 अंश का, 130 अंश का कोण ये बना रहा है। तो 90 अंश से ज्यादा 180 अंश से कम है, इसलिए हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। फिर यहाँ पे देखिए बी ओ सी दिया है, बी ओ सी, तो बी ओ सी इसमें बना रहा है 90 अंश का कोण, ये हो जाएगा समकोण। डी ओ सी, डी ओ सी, अब जब ये देखिए सरल रेखा एक है, ये पूरा 180 अंश का कोण बनेगा। अब इतना जब 90 अंश बन गया तो इधर जो बचेगा वो भी 90 अंश बचेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 अंश समकोण। डी ओ ए, डी ओ ए, डी ओ ए, तो डी ओ ए बन रहा है 140 अंश, ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। फिर है डी ओ बी, डी ओ बी, डी ओ बी, तो देखिए एक सरल रेखा बन रहा है, तो पूरा कोण 180 अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा, इसलिए रहेगा रिज कोण, रिज कोण। पहला 40 अंश न्यून कोण, 130 अंश अधिक कोण, 90 अंश समकोण, फिर 90 अंश समकोण, 140 अंश अधिक कोण, 180 अंश रिज कोण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 5.5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।